Assalamu alaikum. Now we have the last section of aryl halides, which includes the nucleophilic substitutions. In your text there is it's given there replacement of halogens by hydroxyl groups. आप अपनी टेक्स्ट पे ये देख सकते हैं. और उसके बाद हमारा लास्ट सेक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस. तो उसके बाद we will be now taking alcohols and phenols plus I will have polymers to share with you. ठीक है, अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स. तो उसके बगैर बीच बीच में मैं आपको पॉलीमर्स के भी कुछ लेक्चर्स जो है वो अपलोड करूंगा. सो लेट्स हैव टुडे न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस. और या आपके टेक्स्ट पे ये दिया है, टेक्स्ट हैज गिवन दिस सेक्शन, दैट्स रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजेंस बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स इन अराइल हैलाइड्स. आप अराइल हैलाइड्स में जाइए, वहां पे आपको ये रिएक्शन मिलेगी. वहां पे लिखा है आपके टेक्स्ट में replacement of halogens by hydroxyl group. लेकिन मैं आपको एक जनरल मैकेनिज्म दिखाऊंगा कि ये असल में है क्या, हाउ दिस रिएक्शन हैपेंस. देख लीजिए. इससे पहले आपने एक रिएक्शन पढ़ी है और वो रिएक्शन ये थी RCl प्लस NaOH. याद है? अगर आप इसको ट्रीट करोगे, यहां पे क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा सीधे ROH प्लस NaCl, है ना. ये रिएक्शन होती. देखा गया कि अल्काइल हैलाइड्स के केस में ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे होती. दिस रिएक्शन ऑकर्स एट व्हाट टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर. जब हम अल्काइल हैलाइड्स को NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें अल्कोहल मिलता है. लेकिन अगर यही हैलोजन, ये वाला हैलोजन, अगर ये अराइल हैलाइड्स में होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है, मैं इसका अराइल डेरिवेटिव लेता हूं, ये अराइल डेरिवेटिव, और अगर मैं इसको ट्रीट करूंगा NaOH के साथ, तो ये रिएक्शन जो है काफी हाई टेम्परेचर पे 623 डिग्री के आसपास इसको टेम्परेचर जरूरत चाहिए और 300 एटमॉस्फेयर के हिसाब से इसको प्रेशर चाहिए. दैट मींस द कंडीशंस आर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर चाहिए. ये रिएक्शन करने के लिए आपको प्रोडक्ट वैसे ही मिलेगा जैसे यहां पे Na पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन है क्योंकि OH इज अ न्यूक्लियोफाइल. तो ये इसको यहां से रिप्लेस करेगा. तो आपको यहां पे जिना फिनॉल मिलेगा. यू विल गेट फिनॉल प्लस NaCl. समझ आ रही बात? प्लस NaCl. लेकिन रीजन ये है कि भाई इस रिएक्शन को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की जरूरत क्यों पड़ती है. ये इंपॉर्टेंट. Why we require high temperature and high pressure for to carry out this reaction? जबकि अल्काइल हैलाइड्स के केस में it occurs at a very low temperature and low pressure. तो हमने इस रिएक्शन को स्टडी करना चाहा और आपके टेक्स्ट पे इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया है. पूरी तरह से उसने इसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है इस रिएक्शन को. सो वी विल आल्सो हैव द डिस्कशन और उसके बाद हमारा लास्ट सेक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशंस एंड विद दैट इंशाल्लाह तो उसके बाद वी विल हैव द नेक्स्ट टू शेयर विद यू. देख लीजिए. अब हमें यह देखना है कि इस रिएक्शन को हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की क्यों जरूरत पड़ती है, हमें सीवियर कंडीशंस को क्यों यूज करना पड़ता है. अब देख लीजिए, हम इस रिएक्शन को जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ दिस रिएक्शन हैपेंस. ठीक है, ये देख लीजिए. इस रिएक्शन में जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म जो है ये न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन बायमॉलिक्यूलर और इसको साथ ही नाम दिया जाता है एरोमेटिक. यानी इसका नाम है, इसको हम पुकारते हैं SN2 एरोमेटिक. दिस इज कॉल्ड एज SN2 एरोमेटिक. नाउ व्हाट इज SN2 एरोमेटिक? Let's try to understand this.
SN2 एरोमेटिक किसको हम बोलते हैं, ये देख लीजिए जी होता क्या है असल। मैंने लिया एक सिंपल सी रिएक्शन, ये हमारे पास एक रिएक्शन, ठीक है, यहां पे Cl है मान लो, ये F भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, I भी हो सकता है, और मैंने इसको ट्रीट किया NaOH के साथ। आई एम जस्ट ट्रीटिंग इट विथ NaOH at high T and at high P, और यहां पे जनाब आपको प्रोडक्ट जो है वो ऐसे मिलता है, सब्स्टिट्यूशन है तो इसका मतलब है आपको OH विल रिप्लेस Cl नेगेटिव, आपको फिनॉल मिलेगा प्लस NaCl मिलेगा, NaCl। लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि ये रिएक्शन काफी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे हो रही है। अब पहली बात देख लीजिए, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस। पहली बात अगर आप देखोगे, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एन अल्काइल एंड अराइल हैलाइड इन कैरिंग द सब्स्टिट्यूशन ऑफ Cl। अगर आप यहां पे देखोगे ना, ये लोन पेयर इन कंजुगेशन में है, ये देख लीजिए, ये आप नीचे कर सकते हो इसको, यहां से ऊपर उठ सकता है, इसका मतलब है कि यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से जो CCl बॉन्ड होता है ना, आपको क्या लगता है व्हाट विल हैपन टू CCl बॉन्ड, इट विल बिकम स्ट्रॉन्गर। और अगर कोई चीज स्ट्रॉन्गर बनती है, स्ट्रॉन्गर का मतलब है स्टेबल बनती है, तो हमेशा उसको ब्रेक करने के लिए वी रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो एक रीजन है कि अल्काइल और अराइल हैलाइड्स में, जैसे कि लास्ट सेक्शन में मैंने आपको बोला कि अराइल हैलाइड्स जो होते हैं वो काफी कम रिएक्टिव होते हैं। रीजन है क्योंकि इनको CX बॉन्ड का डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, तो उसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना बहुत मुश्किल होता है, ये एक रीजन। तो पहला रीजन ये है कि जो हमारे पास CX बॉन्ड है इसका जनाब डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, वो किसकी वजह से जनाब, रेजोनेंस की वजह से, ये एक रीजन। दूसरा रीजन देख लीजिए क्या है, जो कि उनमें नहीं होता। अगर आप मान लीजिए इसको देखोगे, मान लीजिए आपके पास CH3Cl है, इसको आप NaOH के साथ ट्रीट करोगे, यहां कार्बन को मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे अराइल हैलाइड्स में, जो कार्बन अटैच्ड होता है क्लोरीन के साथ या हैलोजन के साथ, उस पे जो कार्बन होता है CX बॉन्ड में अराइल हैलाइड्स में, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, यानी उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। और जितना S कैरेक्टर ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी बॉन्ड की ज्यादा होती है, तो उस वजह से ब्रेकिंग बिकम्स डिफिकल्ट, तो ब्रेकिंग डिफिकल्ट होना जो है वो असल में देयर आर तीन रीजंस। पहला रीजन डबल बॉन्ड कैरेक्टर, दूसरा रीजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और तीसरा रीजन अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा, मान लीजिए हमारे पास ये है, जब आपने SN1 तो पढ़ा है, आपके पास CH3 CH3 और Cl है। आपने ये देखा कि ये बॉन्ड टूट के आपको टर्शरी कार्बोकेटाइन बनाता है, यहां पे टर्शरी कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है। और अगर टर्शरी कार्बोकेटाइन बनता है वो स्टेबलाइज होता है। लेकिन अगर आप इसको ब्रेक करना चाहेंगे, देख लीजिए, अब दो चीजें हैं ना, इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे, देख लीजिए, अगर आप इस बॉन्ड को ब्रेक करना चाहोगे, अगर मान लो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आए, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, जब ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये बनेगा ऐसे, इसको बोलते हैं फिनाइल कैटाइन, टेक्स्ट पे रीजन दिया गया है, यहां पे इसको बोलते हैं फिनाइल कैटाइन। फिनाइल कैटाइन का जो ये पॉजिटिव चार्ज होता है ना, ये रेजोनेंस में टेक पार्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको एक रूल सिखाया है कि अगर आपको कहीं पे लगता है कि पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज लगता है कि दोनों इन कंजुगेशन, तो उन सिस्टम्स का सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो कंजुगेट करती है, जो उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है या और इलेक्ट्रॉन होता है या लोन पेयर होता है, वो कंजुगेट नहीं करते। तो इसका मतलब यह है कि जो फिनाइल कैटाइन बनता है, जो पॉजिटिव चार्ज, अगर मान लीजिए हम इसको ब्रेक करके फिर OH को अटैक करेंगे, जैसे कि हम SN1 मैकेनिज्म में करते थे, तो वैसी पॉसिबिलिटी यहां पे नहीं है,
क्योंकि रीजन है कि फिनाइल कैटाइन इज अनस्टेबल। तो 3 रीजंस की वजह से आप ये बोल सकते हो कि यहां पे जो अराइल हैलाइड्स है वो लेस रिएक्टिव है। रीजन नंबर फर्स्ट, CX बॉन्ड हैज डबल बॉन्ड करेक्ट। रीजन नंबर सेकंड, sp2 hybridized carbon in case of aryl halides which makes a bond stronger. रीजन नंबर थर्ड, फिनाइल कैटाइन, मान लीजिए अगर हमने बॉन्ड को ब्रेक किया, फिनाइल कैटाइन जो बनेगा उस पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो डीलोकलाइज नहीं करेगा। ये 3 रीजन सपोर्ट करते हैं कि ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे होनी चाहिए। लेकिन ये असल में एक प्रोसेस था जिसका नाम था डाउस प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। ये अमेरिकन बेस्ड कंपनी थी, डाउस प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। होता यह है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जिनकी काफी ज्यादा डिमांड रहती है, और फिनोल भी काफी इंपॉर्टेंट है। जब आप फिनोल की रिएक्शंस पढ़ोगे तो डाइज में, ड्रग्स में, ठीक है, ये दवाइयों में बहुत ज्यादा यूज होता है, तो उसकी वजह से इसकी काफी ज्यादा डिमांड होती थी। अब होता था कि अगर फिनोल बनाने में हमें काफी ज्यादा एनर्जी लगती है तो इसका मतलब यह है कि इसका कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। हाँ, हमें बिजली वाले को तो वो रेंट देना है। अब उसकी वजह से जब हमें बिजली बिल ज्यादा आती है तो ये कस्टमर्स पे जाता है। अब डाउ ने क्या किया कि उन्होंने बोला कि हम कोशिश करेंगे इस फिनोल को सस्ते रेट्स पे बनाने की। तो उन्होंने इस रिएक्शन को समझने की कोशिश की। इन्होंने बोला कि हम इस रिएक्शन को समझेंगे और उसके बाद समझने के बाद हम ये देखेंगे कि हम इस रिएक्शन को कैसे लो टेम्परेचर पे कर सकते हैं, कैसे हम रूम टेम्परेचर पे कर सकते हैं। तो उन्होंने पहले इसको समझने की कोशिश की, इसका मैकेनिज्म देखा कि इसको हम कैसे इसकी जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर वाला जो गेम है इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। ठीक है, तो लेट्स हैव द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। देख लीजिए। So I will write the mechanism of this reaction, see how it operates. देख लीजिए जनाब होता क्या। हमारे पास मान लीजिए अराइल हैलाइड्स, ये अराइल हैलाइड, इस यहां पे Cl। होता यह है कि हमने मान लीजिए NaOH डाल दिया, हमारे पास Na पॉजिटिव है, OH नेगेटिव। ठीक है, अब NaOH देखो क्या करेगा। NaOH डायरेक्टली इस कार्बन पे अटैक करता है और इस कार्बन को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इप्सो पोजिशन। जनाब क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज इप्सो पोजिशन। इस कार्बन को हम बोलते हैं इप्सो पोजिशन। अब इन्होंने बोला कि ये जो OH नेगेटिव है NaOH में, ये क्या करता है, ये डायरेक्टली इसी कार्बन पे अटैक करता है। अब जब ये डायरेक्टली इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये देख लीजिए, इसने इस कार्बन पे अटैक किया तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ ऐसे शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि कार्बन तो 10 बॉन्ड्स तो नहीं, 10 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके वैलेंस शेल में नहीं हो सकते। तो अल्टीमेटली यहां पे एक ऐसे होता है कि यहां पे जनाब ऐसे बनेगा, देख लीजिए, Cl यहां पे आएगा, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां की तरफ शिफ्ट हो जाएगी तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बॉन्ड बनेंगे तो यहां पे OH आएगा ऐसे, और यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा ऐसे। जब अराइल हैलाइड्स में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इप्सो कार्बन पे, जहां पे हैलोजन अटैच्ड होता है, इस अटैक की वजह से जो इंटरमीडिएट बनता है, इस इंटरमीडिएट का नाम है मिश्मर कॉम्प्लेक्स। दिस इज मिश्मर कॉम्प्लेक्स। मिश्मर कॉम्प्लेक्स, इन्होंने देखा कि मिश्मर कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और अगर मिश्मर कॉम्प्लेक्स बन रहा है, मिश्मर कॉम्प्लेक्स में नेट चार्ज बताइए क्या है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब है हमें वो वाले ग्रुप्स डालने हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जिस चीज पे होता है उसको वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होनी चाहिए। जितना आपका चार्ज कम हो जाएगा, अब नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच होने का मतलब है कि आपको वो वाला ग्रुप डालना है जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। तो
तो इन्होंने देखा कि ये जो मिश्मर कॉम्प्लेक्स बनता है इसकी स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से बढ़ सकती है। यानी कौन से ग्रुप्स? जो -I और -M दिखाते हैं, -I और -M दिखाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचेंगे। अपनी ओर खींचने की वजह से इसका चार्ज डिस्पर्स करेगा, डिस्पर्शन की वजह से ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। और उन्होंने बोला कि अब यहां पे देख लीजिए, मैं इस चार्ज को यहां ला सकता हूं, फिर यहां ऐसे कर सकता हूं, तो नेक्स्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो है इसका ऐसे बन सकता है। मेरे पास मान लीजिए ये Cl है, ये OH है, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, यहां पे नेगेटिव चार्ज। फिर से मैं इसको यहां और इसको यहां पे डाल सकता हूं, तो नेक्स्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर मेरे पास ये है, ये और यहां पे नेगेटिव चार्ज है, Cl और OH। समझ आ रही बात? अब लास्ट में क्या होने वाला है देख लीजिए। मैंने ऑलरेडी परसों आपके साथ शेयर किया है कि बेंजीन की एक पिक्यूलर प्रॉपर्टी है कि ये सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस को फेवर करता है। यानी इसके अंदर जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, जिसकी वजह से इसमें एरोमेटिसिटी आती है, जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, जिसमें मैंने आपको हकल्स रूल भी बताया कि हकल्स रूल के हिसाब से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कौन सा किस सिस्टम के इलेक्ट्रॉन स्टेबल है और किस सिस्टम के इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल है। तो बेंजीन में अपना जो 6 है ये इसको रिटेन करना है। अभी देख लीजिए, एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो इसकी वजह से अनस्टेबिलिटी होती है, क्योंकि एरोमेटिक सिस्टम्स वैसे सिस्टम्स होते हैं जिनका हर कोई कार्बन sp2 होना जरूरी है। अगरचे आप बोलोगे कि सर यहां तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन एक कार्बन की वजह से जो यहां पे ये जो कार्बन है, जो इप्सो कार्बन है, इस पे जो 2 ग्रुप्स है, इस पे जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं, मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है, बेंजीन नॉन प्लेनर है, और उस नॉन प्लेनरिटी की वजह से बेंजीन बिकम्स अनस्टेबल। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पे ब्रेक हो रहे हैं, यानी यहां पे ये कंजुगेट नहीं करेंगे, ये यहां से कंजुगेशन हो। और ऐसे सिस्टम्स को जहां पे एक भी कार्बन या एक से ज्यादा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो ऐसे सिस्टम्स को हम बोलते हैं नॉन एरोमेटिक सिस्टम्स। दे आर कॉल्ड एज नॉन एरोमेटिक सिस्टम्स। सो यहां पे जब ये मिश्मर कॉम्प्लेक्स अटैक पे बनता है, उस टाइम पे जो इंटरमीडिएट बनता है, जिसको इट्स अ टाइप ऑफ कार्बोनाइन, लेकिन ये कार्बोनाइन काफी अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होने की वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज होता है और इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज कर सकते हैं। और दूसरी बात, बेंजीन के एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन चेंज होती है फ्रॉम sp2 टू sp3, और उसकी वजह से बेंजीन बिकम्स नॉन प्लेनर। और अगर कोई भी सिस्टम साइक्लिक है, हकल्स रूल फॉलो करता है, लेकिन उसका एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ऐसे सिस्टम्स अनस्टेबल होते हैं और इनको हम बोलते हैं नॉन एरोमेटिक सिस्टम्स। तो इसका मतलब यह है, नॉन एरोमेटिक सिस्टम्स जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू एरोमेटिक। सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, उसके बाद एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक में फर्क यह है कि हर कोई कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, लेकिन एक फॉलो करता है हकल्स रूल, दूसरा फॉलो नहीं करता है हकल्स रूल। लेकिन अगर कोई एक भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, फिर वो हकल्स रूल फॉलो करे या ना करे, तो उन सिस्टम्स को हम बोलते हैं नॉन एरोमेटिक। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम इसको देखेंगे तो ये काफी अनस्टेबल है मिश्मर कॉम्प्लेक्स। अब उसके बाद देखिए क्या होता है, यहां पे ये जो है आपको पता है कि ऑलरेडी Cl और OH में कौन बेटर लीविंग ग्रुप है, तो Cl इज अ बेटर लीविंग, और उस वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा और Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा, और उसकी वजह से आपको जो है आपको ऐसे मॉलिक्यूल मिलेगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहां पे OH प्लस Cl नेगेटिव निकलेगा यहां से, जो कि Na पॉजिटिव के साथ कंबाइन हो जाएगा और बनेगा जनाब Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इस तरह से इसका रिप्लेसमेंट होता है। समझ आ रही बात? इस तरह से इसका रिप्लेसमेंट होता है। तो उसी एक कार्बन से जहां पे हैलोजन अटैच्ड होता है, वहां से ही जनाब हैलोजन का डिपार्ट होता है।
और इस एक मैकेनिज्म को हम बोलते हैं इप्सो मैकेनिज्म, और इसको नाम दिया गया है SN2 एरोमेटिक। अब इसको नाम क्यों दिया है SN2 एरोमेटिक? मुझे बताओ एक चीज, SN2 एरोमेटिक और SN2 एलिफेटिक में देयर इज अ डिफरेंस। SN2 एरोमेटिक अगर आप देखोगे तो मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर किया है कि यहां से X जो है लीविंग ग्रुप है, यहां से न्यूक्लियोफाइल है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, फिर ये वाली एनर्जी यहां सप्लाई की जाती है। लेकिन यहां पे ये चीज नहीं है। आप देखो, अगर आप देखोगे यहां पे दोनों चीजें वहां ही है, देख लीजिए, ये है इनकमिंग ग्रुप और ये है आपका लीविंग ग्रुप, दोनों वहां ही है, दोनों वहां ही है, अभी कोई निकला नहीं है, अभी कोई निकला नहीं है। आरडीएस जो है, आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है, आरडीएस जो है जहां पे मिश्मर कॉम्प्लेक्स बनता है, उस आरडीएस में दोनों हैं, एक तो न्यूक्लियोफाइल भी है और लीविंग ग्रुप भी है, दोनों टेक पार्ट करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बाइमोलिक्यूलर। बिकॉज जो आरडीएस है, जो फॉर्मेशन ऑफ मिश्मर कॉम्प्लेक्स है, इसमें दोनों चीजें हैं, इसमें आपका लीविंग ग्रुप भी है अभी मौजूद है, और इसका आपका जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो भी है। तो पहली डिफरेंस ये है कि SN2 और इसमें फर्क है। SN2 में लीविंग ग्रुप निकलता था और इनकमिंग ग्रुप आता था, लेकिन यहां पे लीविंग ग्रुप आया, अभी ये इनकमिंग ग्रुप, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आया, मगर लीविंग ग्रुप लीव नहीं करता है, ये एक फर्क है। दूसरी फर्क यह है कि अगर आप देखोगे इन पे जो चार्ज था ना, जो ट्रांजिशन स्टेट बनती थी, यहां पे ट्रांजिशन स्टेट बनती थी, पार्शियल बॉन्ड्स होते थे, यहां पे आपको कई पार्शियल बॉन्ड नजर नहीं आता है, यहां पे फुल बॉन्ड्स बनेंगे, और जिस किसी चीज में फुल बॉन्ड्स होते हैं, अनस्टेबल होता है, उसको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं, और इसका नाम दिया गया है एज अ मिश्मर कॉम्प्लेक्स। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? मिश्मर कॉम्प्लेक्स। तो यहां पे पार्शियल बॉन्ड्स कुछ नहीं है जनाब, यहां पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज हुआ करता था, यहां पे सीधे नेगेटिव चार्ज है, और अगर सीधे नेगेटिव चार्ज है तो ये इंटरमीडिएट है, तो इस इंटरमीडिएट का नाम है मिश्मर कॉम्प्लेक्स। इज इट क्लियर? वो बात समझ में आई? अब अगर मिश्मर कॉम्प्लेक्स यहां पे बनता है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, तो मैंने आपको बोला कि अगर नेगेटिव चार्ज कहीं पे है तो उसको हम स्टेबलाइज कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। कौन से ग्रुप्स? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ जो ग्रुप्स करें, जो -I दिखाएंगे, जो -M दिखाएंगे। और अब इंपॉर्टेंटली इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि हम इस रिएक्शन के, अगर हम देखेंगे, इसके 2 स्टेप्स है। पहली बात, 2 स्टेप्स। पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करके मिश्मर कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो कि आरडीएस है, जो कि इंपॉर्टेंट है, और दूसरे स्टेप में आपका लीविंग ग्रुप लीव करता है, यानी 2 स्टेप्स। SN2 इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, बट मिश्मर कॉम्प्लेक्स जहां पे बनता है, ये 2 प्रोसेस में होता है। पहला प्रोसेस है न्यूक्लियोफाइल का अटैक करके मिश्मर कॉम्प्लेक्स बनाना, मिश्मर कॉम्प्लेक्स पे कंप्लीट नेगेटिव चार्ज होता है, और दूसरे स्टेप में Cl नेगेटिव निकलता है, यानी लीविंग ग्रुप निकलता है। तो 2 स्टेप्स होते हैं यहां बाइमोलिक्यूलर मैकेनिज्म में, लेकिन पहला वाला स्टेप आरडीएस है और दूसरा वाला स्टेप जो होता है वो फास्ट होता है, क्योंकि दूसरे वाले स्टेप में बेंजीन को अपना एरोमेटिक कैरेक्टर वापस मिलता है। जब भी बेंजीन को एरोमेटिक कैरेक्टर वापस मिलेगा तो इसको ईद का चांद नजर आता है, और ईद के चांद में आपको तो खुद पता है, अभी अभी ईद हुई, उसमें आपने खुद देखा होगा कि जनाब उसमें कौन सी चीज आप पे गुजरती है। तो यही हाल यहां पे भी है, क्योंकि बेंजीन इज रिगेनिंग इट्स एरोमेटिक कैरेक्टर, तो इसलिए ये बहुत तेज हो जाता है, इसकी चाहत रहती है टू डू दैट। और इस तरह से मैं अगर इसको दिखाऊंगा, ग्राफिकली भी मैं इस स्टेप को दिखा सकता हूं, लेकिन थोड़ा आप पहले उतारिए, उसके बाद मैं इन 2 स्टेप्स को दिखाऊंगा कि क्या होता है। ये आपके टेक्स्ट पे भी दिया है, उसको आप थोड़ा देख लीजिएगा, बिल्कुल आसान मैकेनिज्म है, तो वहां पे आप देख लीजिए। मैं और भी इसमें डिस्कशन हम जो है वो जारी रखें। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा मैं एक्टिवेशन प्रोफाइल आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि आपने काइनेटिक्स तो पढ़ा है,
तो मैं यहां से जनाब ग्राफ एक तरह से होता है डेल्टा जी फ्री एनर्जी पढ़ा है, ठीक है, या पोटेंशियल एनर्जी आप इसको प्लॉट कर सकते हो, क्योंकि बॉन्ड्स में पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व होती है, आप पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हो। दूसरी तरफ से होता है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, है ना, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो इसका ग्राफ देखिए कैसे आएगा। मान लो ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में एरोमेटिक कैरेक्टर है तो नीचे होगा, उसके बाद इंटरमीडिएट अनस्टेबल होता है तो मान लो यहां है, तो यहां से लेके यहां तक एक्टिवेशन बैरियर होगा, ऐसे मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, ये हो गया एक्टिवेशन बैरियर, ये इंटरमीडिएट आपका बन गया, यहां पे ये हो गया आई मिश्मर कॉम्प्लेक्स। उसके बाद इंटरमीडिएट बनने के बाद फिर से रिगेनिंग होती है यहां पे और स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। तो इसका मतलब यह है कि नेक्स्ट स्टेप ऐसे होगा, ये हो गया जनाब आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट काफी ज्यादा स्टेबल है क्योंकि यहां पे OH आता है, OH की वजह से ये काफी ज्यादा स्टेबल बनता है। तो ये देख लीजिए, अगर आप पहले स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी देखोगे तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, ये है पहले स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी, ये जनाब हो गया इंटरमीडिएट जिसको हम मिश्मर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, तो ये होगी दूसरे स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी 2। तो इस तरह से जनाब हमारे पास ये है, तो ये पहला और ये दूसरा, तो इंटरमीडिएट जो ही बनता है तो दैट डायरेक्टली गेट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। सो दिस इज द एक्टिवेशन प्रोफाइल फॉर द रिएक्शन। सो वी हैव टू स्टेप्स, वन इज द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट विच इज RDS, ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लगती है, और उसके बाद दूसरा है ब्रेकिंग ऑफ इंटरमीडिएट इनटू प्रोडक्ट, दैट्स अ फास्ट स्टेप। सो दिस सब्स्टिट्यूशन ऑफ OH here occurs by how many steps? 2 steps. Formation of Mishmar complex and release of the leaving group that occurs here. अब इन्होंने देखो क्या किया, इन्होंने इस एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करना था, क्योंकि जितना ये कम हो जाएगा उतना ये जल्दी बनेगा और दूसरा स्टेप खुद ही हो जाएगा। समझ आ रही बात? तो इस रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए कि हम इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे डिक्रीज करेंगे, हम इस बैरियर को कैसे डिक्रीज करेंगे ताकि रिएक्टेंट इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाएगा इंटरमीडिएट में, और इंटरमीडिएट का जो नेक्स्ट स्टेप है दैट्स अ फास्ट स्टेप। समझ आ रही बात? तो इन्होंने देखो क्या किया, इन्होंने ग्रुप्स डाले इस पोजीशन पे। क्या मुझे आप बोल सकते हो कि ये कौन सी पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल? ये जनाब है इस न्यूक्लियोफाइल या इप्सो पोजीशन के अकॉर्डिंग ये ऑर्थो पोजीशन है, यानी नेगेटिव चार्ज कहां पे आ रहा है? ऑर्थो पे। और कहां पे आ रहा है? पैरा पे। और कहां पे आ रहा है? ऑर्थो पे। तो इन्होंने देखा कि अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स डायरेक्टली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे डालते हैं, उसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज विड्रॉ हो जाएगा, और जब ये विड्रॉ हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ द मिश्मर कॉम्प्लेक्स विल इंक्रीज, बिकॉज ऑफ दैट द एक्टिवेशन एनर्जी विल गेट रिड्यूस, एंड वंस द इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल उतना इसका फॉर्मेशन ज्यादा, और जितना इसका फॉर्मेशन ज्यादा उतना रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। सो व्हाट दे वाज फाइंडिंग इज कि अगर हम क्लोरोबेंजीन में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स डालते हैं, उससे Cl या Br या I का या फ्लोरीन का रिप्लेसमेंट जो है वो तेज हो जाएगा। इज इट क्लियर? उससे उसका रिप्लेसमेंट क्या हो जाएगा? तेज। तो हम ऐसे ग्रुप्स डालेंगे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे जहां पे नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेट कर देता है, वहां पे प्लेस करने की वजह से वहां पे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स डालेंगे, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स डालने की वजह से क्या हो जाएगा? देयर विल बी मोर एक्सेलरेशन ऑफ द रिलीज ऑफ द Cl बाय द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। सो लेट्स टेक इन वन एग्जांपल जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे एक्सेलरेशन होता है, कैसे Cl का रिप्लेसमेंट फास्ट होता है जब हम ऑर्थो एंड पैरा पे स्पेशली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स डालते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो देख लीजिए चलो, मान लीजिए हमारे पास ये if I have a reaction like this, यहां पे Cl, तो मैंने यहां पे जनाब NO2 डाल दिया, और यहां से मैं रिएक्शन कर रहा हूं NaOH के साथ। अब ये देखा गया कि जब आप ये वाला ग्रुप यहां पे डालोगे, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन देखिए इंक्रीज कैसे हो जाएगा, हाउ दिस विल हैपन। यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये
ये इसका जाना कैसे एक्सेलरेट करेगा? इस रिएक्शन की जो रेट है वो किस पे डिपेंड करती है? स्टेबिलिटी ऑफ विच कॉम्प्लेक्स? मिश्मर कॉम्प्लेक्स। मिश्मर कॉम्प्लेक्स में कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। अब ये देख लीजिए, जो ही यहां पे अटैक हो जाएगा ये बॉन्ड यहां की तरफ शिफ्ट हो करेगा, तो आपको जनाब ये मिलेगा, ये देख लीजिए, यहां पे Cl, यहां पे OH और यहां पे नेगेटिव चार्ज, और यहां पे N डबल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज विद अ पॉजिटिव चार्ज। हो गया, बन गया पहला स्टेप। उसके बाद बताओ क्या करेंगे? ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, तो नेक्स्ट ये बनेगा Cl OH डबल बॉन्ड नेगेटिव, N डबल बॉन्ड O नेगेटिव। मुझे बताओ एक चीज, जरा मुझे बताओ, इससे पहले आपने क्या पढ़ा है? इस ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है? -M। -M का मतलब क्या है? ये विड्रॉ करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? अभी बताओ कहां पे चार्ज है? नेगेटिव चार्ज कहां पे? कार्बन पे। देखो क्या हो जाएगा, ये एक तो कार्बन पे डिस्पर्स हो जाएगा और दूसरा इस साइड भी डिस्पर्स हो जाएगा, यानी ये कार्बन बॉन्ड यहां फिर यहां, कार्बन से ये ऑक्सीजन की तरह कंजुगेट करेगा, और जब कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ कंजुगेट करेगा तो रूल आपको रेजोनेंस का याद है, those canonical structures in which negative charge is present on more electronegative atom, they are stable or unstable? और बताओ स्टेबल होते हैं कि अनस्टेबल होते हैं? they will be stable। समझ आ रही है? you are actually making the charge to get dispersed more, कार्बन से आप ऑक्सीजन की तरफ इसको ले जा रहे, और वो तब पॉसिबल है जब आपके पास एक ऐसा ग्रुप है जिसकी विड्राइंग एबिलिटी, जो विड्रा करेगा, जिसको -M इफेक्ट या -I इफेक्ट दिखाने की पॉसिबिलिटी। अब ये देख लीजिए, बन गया नेक्स्ट ऐसे, यहां पे Cl, यहां पे OH, यहां पे डबल बॉन्ड N, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव चार्ज विद अ पॉजिटिव। फिर जनाब इसको वापस लाना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको साइक्लिक सिस्टम्स में समझाया है कि जनाब जब तक यहां पे नहीं पहुंचेगा वापस, तब तक आपको रुकना नहीं है। तो इसको यहां लाइए, फिर यहां लाइए वापस, तो आपको वापस मिलेगा ये स्ट्रक्चर। तो यू विल गेट द नेक्स्ट वन लाइक दिस, Cl OH डबल बॉन्ड, यहां पे नेगेटिव चार्ज, NO नेगेटिव, ठीक है, यहां पे डबल बॉन्ड आएगा ऐसे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा। समझ आ रही बात? तो आपको जनाब ये मिलेगा नेक्स्ट, डबल बॉन्ड NO2 यहां पे है, यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे Cl, यहां पे OH, फिर लास्ट वाली साइड में ऐसे हो जाए। अब मुझे बताओ एक चीज, जरा क्या हुआ इस मिश्मर कॉम्प्लेक्स? जरा बताओ क्या हुआ? ये आपका मिश्मर कॉम्प्लेक्स है ना, तो क्या हुआ इसका? आपको जो चार्ज था, पहले ये बेंजीन पे डीलोकलाइज हो रहा था, पहले इस पोजीशन पे, यहां पे, लेकिन NO2 ग्रुप का होने की वजह से ये ऑक्सीजन एंड की तरफ डिस्पर्स हुआ। जितना चार्ज डिस्पर्स ज्यादा, उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। समझ आई? मोर द डिस्पर्शन ऑफ द चार्ज, मोर इज द स्टेबिलिटी। तो इस तरह से इन्होंने देखा कि अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स यानी -M या -I ग्रुप्स इस पोजीशन पे डालेंगे, यानी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे डालेंगे, क्योंकि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तब इस पे और इस पे नेगेटिव चार्ज आता है, मेटा पे नेगेटिव चार्ज नहीं आता। तो इन्होंने देखा कि अगर हम इन पोजीशंस पे ग्रुप्स डालेंगे जिनकी विड्रॉइंग एबिलिटी होती है, उससे मिश्मर कॉम्प्लेक्स स्टेबल बनेगा, और जितना मिश्मर कॉम्प्लेक्स स्टेबल ज्यादा, उतना इसका सब्स्टिट्यूशन ज्यादा। समझ आया? वो बात समझ में आई? तो अगर आप यहां पे भी NO2 ग्रुप डालोगे, उससे रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन विल इंक्रीज। तो उन्होंने देखा कि अगर हम ऑर्थो एंड पैरा पे जितनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ज्यादा डालेंगे, उतना मिश्मर कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल बनेगा, और जितना स्टेबल ज्यादा, मिश्मर कॉम्प्लेक्स स्टेबल ज्यादा, ठीक है, उतना जनाब रेट ऑफ रिएक्शन जो है
वो ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि इस रिएक्शन को Cl को हम रिप्लेस सिंपली ऐसे कर सकते हैं कि हमें ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स डालेंगे, क्योंकि अगर मान लो आपने यहां पे भी डाल दिया तो ये नेगेटिव चार्ज उधर की तरफ जाएगा, अगर आपने यहां पे भी डाला तो नेगेटिव चार्ज वहां की तरफ जाएगा, तो उससे जो सब्स्टिट्यूशन इसका हो जाएगा दैट विल इंक्रीज। फिर आप में से कोई बोलेगा सर NO2 को क्या करना है? NO2 को हम बाद में रिएक्शन करके इजीली रिप्लेस भी कर सकते हैं। आगे जाके आपको पता चलेगा कि हमें मान लो फिनॉल चाहिए, तो कोई बोलेगा कि सर NO2 को क्या चाहिए? NO2 को हम इजीली वहां से निकाल भी सकते हैं। ये उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी हमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए था। समझ आ रही बात? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है रिएक्शन में कि वी एक्चुअली ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिएक्शन एंड देन वी ट्राई टू रिड्यूस द costs and all implications. We want to increase the yields and all that. तो ये होता है and this is what is called as nucleophilic substitution by molecular mechanism. Is it clear? तो आपके टेक्स्ट ने लास्ट में एंड पे दिया है कि अगर हम ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे ज्यादा ग्रुप्स डालेंगे तो रिएक्शन फाइनली ऑकर्स एट द रूम टेम्परेचर, बिकॉज बाय मीन्स ऑफ दैट आप इस मिश्मर कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ज्यादा हो जाएगा। समझ आ रही बात? सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट्स कॉल्ड एज द SN2 बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। थैंक यू। वी हैव द लास्ट सेक्शन, ठीक है? तो इंशाल्लाह 2-3 दिन में मैं मतलब वो भी हो जाएगा, उसके बाद we'll have a new chapter to share with you, and now that it will be very simple to share the whole of the organic chemistry with you. Thank you very much.